दोस्तों जय हिंद। 2 दिन पहले हमने यह खबर चलाई जिसको आप थंबनेल में देख सकते हैं, और इस थंबनेल का मेन मोटिव भी यही था बताने का कि किस तरह से सऊदी अरब जो है वो इजराइल का साथ दे रहा है अमेरिका के साथ मिलकर। बहुत से लोग नाराज हो गए कि ये क्या आप बोल रहे हैं, आप सऊदी अरब के बारे में ऐसा बोल रहे हैं। भाई सऊदी अरब क्या है, वो भी तो इसी दुनिया में है। तो आज हम जो आपको बताने जा रहे हैं आपको झटका लगेगा और हैरानी ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि जो लोग समझदारी से काम रखते हैं और हिस्ट्री, इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी को जानते हैं उन्हें हैरानी नहीं होगी, क्योंकि उन्हें अंदेशा इस बात का पहले से ही था। सऊदी अरब का हाल ही में जो अभी स्टेटमेंट आपको मैं बता दूं कि ओआईसी का क्या हुआ है। ओआईसी में फलस्तीन को बचाने के नाम पर, इंसानी जिंदगी को बचाने के नाम पर और इजराइल को रोकने के नाम पर वहां पर एकदम कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं का मतलब कुछ नहीं, बस एक फॉर्मेलिटी थी जो 2 दिन पहले हमने आपको बताया था अपने एक रिपोर्ट में कि किस तरह से सऊदी अरब जो है इजराइल की मदद कर रहा है अंदर खाने से। और ये बात ढकी छुपी नहीं रही, अब धीरे धीरे वो खुल करके सामने आ चुकी है। और आईओसी की जो ओआईसी की जो मीटिंग अभी हालिया में हुई है उससे सऊदी अरब और भी एक्सपोज हो गया, खुल करके उसकी पोल पट्टी खुल गई कि वो आखिर चाहता क्या है, किस खाने में खड़ा है। उसने तमाम तरह के करारदाद पास की ओआईसी में। ओआईसी में ये हो गया कि भाई फलस्तीन के ऊपर जुल्म जारियत हो रही है, हम मस्जिद अक्सा को बचाने के लिए अहद रखते हैं, मस्जिद अक्सा की इज्जत की पामाल नहीं होनी चाहिए। वहां जो है इजराइल ने जो काम किया बहुत गलत काम किया, इजराइल को हम चेतावनी देते हैं। वहां पर जो है जो भी जारियत हो रही है हम उसकी मजम्मत करते हैं, निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं। जैसे हमारे देश में होता है ना कि जब कभी बड़े गंभीर मामले सामने आते हैं, राजनाथ सिंह जी तो वो क्या करते थे, हम निंदा करते हैं पाकिस्तान की, यानी वो निंदा बम छोड़ा करते थे और लास्ट में कुछ नहीं हुआ, वो बस निंदा बम ही छोड़ा किया करते थे। तो वही हाल जो है इस वक्त ओआईसी में हुआ है। सऊदी अरब ने इस तरह के करारदाद पास करके उस पर इन्नलिल्लाह पढ़ दिया है कि काम खत्म, और हुआ कुछ नहीं। चंद ममालिक ने उसमें बातचीत की है जिनका हम आपको जिक्र बता देते हैं। ईरान ने कहा है कि भाई ऐसा है कि हम अपने सारे जो भी हमारे इख्तलाफ हों, मतभेद हों, जो भी हमारे बीच में दूरियां हो, हम उन्हें भूल करके फलस्तीनियों का साथ देना चाहिए। यानी कि एक बड़ी बात कही कि चलो भाई जो भी हमारे बीच में जो मतभेद हैं किसी इशू को लेकर के, उन सारे इशू को भूल करके हम आओ एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं, फलस्तीन के लिए खड़े होते हैं, इजराइल को सबक सिखाते हैं और वहां हम कोई बड़ा एक्शन लेते हैं। मलेशिया ने भी कहा कि भाई हम तो पूरी ज्वाइंट मिलिट्री को वहां इकट्ठा कर देते हैं, चलो एक्शन लेते हैं यार इजराइल के खिलाफ। फिर बात आई तुर्की की बात करें तो तुर्की ने भी वही बातें कही जो बाकी सबने कही, दो देशों ने कही कि हाँ हमें एक्शन लेना चाहिए, वहां जो है फलस्तीनियों के ऊपर जारियत हो रही है, जुल्म हो रही है, हिंसा हो रही है, बर्बरियत हो रही है, तमाम तरह की बातें, और हमें वहां पे करना चाहिए। पाकिस्तान ने भी कुछ हटकर बात नहीं कि उसने कहा कि हाँ वहां जो है ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, वहां जो है हमें रोकना चाहिए। और जो लब्बुलवाब जो ओआईसी ने टोटल कहा उसका क्या माने है, उसका माने यही था कि अरब मुल्कों ने सबसे ज्यादा खुद को काट करके अलग कर लिया इस पूरी मीटिंग से। ये चूंकि मीटिंग वर्चुअल मीटिंग थी, कोई इकट्ठे जिस्मानी तौर फिजिकली तौर पे लोग इकट्ठे नहीं हुए थे। ओआईसी की जो मीटिंग थी ये ऑनलाइन थी, यानी कि वर्चुअल मीटिंग, इंटरनेट पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठ करके लोग, जितने विदेश मंत्री थे हर देश के 57 देशों के, वो खुल करके अपनी बात कह रहे थे। और यहां तक कि जो है यह भी कहा गया, सऊदी अरब ने बयान दिया, कहा कि इजराइल जुल्म कर रहा है, हम उसकी निंदा कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय ताकतों को जोर दिया जाता है कि मिलिट्री एक्शन को रोका जाए जो इजराइल गजा पर कर रहा है, फलस्तीन पर कर रहा है, और बातचीत के जरिए 2 नेशन थ्योरी की बुनियाद पर बातचीत की जाए, क्योंकि वहां पे जो इंटरनेशनल हुकूक हैं, वो इंटरनेशनल जो रूल्स हैं उसका वायलेशन कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रहा है इजराइल, मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है इजराइल, यूएन ने जो करारदाद पास किए थे उसका भी उल्लंघन कर रहा है इजराइल। तो भाई इतनी बातें तो यूएन खुद ही कह देता है, इतनी बातें तो अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी खुद कह देती है, तो सऊदी अरब ये करारदाद में क्या बोल कर क्या कर रहा है। बहरहाल तो ये हाल है सऊदी अरेबिया का। देखिए अगर लोगों के मन में ये गलतफहमी हो कि सऊदी अरब का मतलब इस्लाम, भाई सऊदी अरब का मतलब इस्लाम नहीं है। सऊदी अरब का मतलब है बादशाहत, वहां डेमोक्रेसी नहीं है, वहां लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। 2 खानदान हैं, वो बारी बारी करके सत्ता भी चलाते हैं, धार्मिक मामलों को भी देखते हैं,
और वो भी जो उनके धार्मिक मामले होते हैं काफी विवादित होते हैं, वो डिटेल किसी और दिन हम उस पर गौर करेंगे। और जो ये बादशाही परिवार है, इसकी अगर हिस्ट्री में भी आप जाएंगे, मतलब सऊदी अरब तो ये बाद में बना ना, ये तो अल हिजाज एक देश था पैगंबर मोहम्मद के दौर में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में। ये एक अल हिजाज नाम का ये पूरा मुल्क हुआ करता था अरब का, और उस दौर में यहां पर बहुत से हुक्मरानों ने भी राज किया। सऊदी अरब का जो अपना वजूद है वो 19वीं सदी में आया, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, और अपनी बादशाहत को चमकाने के लिए जितने भी आज ये बड़े बड़े आप देख रहे हैं, चाहे यूएई हो, ओमान हो, कतर हो, ये बाकी जो देश हैं उसमें से इक्का दुक्का अगर पैलेस्टाइन के बाद फेवर में बोल दें और इजराइल के खिलाफ बोल दें तो अलग का मौजू है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है यूएई खड़ा है इजराइल के साथ, सऊदी अरेबिया खड़ा है इजराइल के साथ। मैंने आपको अपने पिछले एपिसोड में बता दिया था कि किस तरह से जो है अमेरिका जो फाइटर प्लेन्स भेज रहा है इजराइल के लिए, वो डायरेक्ट इजराइल नहीं जा रहे हैं, वो कहां जा रहे हैं, वो सऊदी अरब में जा रहे हैं। सऊदी अरब से जाएगा, यानी सऊदी अरब की जमीन का इस्तेमाल किया जा रहा है इजराइल की मदद करने के लिए। जमीन किसकी? सऊदी अरब की। भेज कौन रहा है मदद? अमेरिका। और जमीन यूज हो रहा है सऊदी अरब का, एयर बेस यूज होगा सऊदी अरब का। तो इस तरह से जो है वो हेल्प कर रहे हैं किसकी? इजराइल की। और ये निंदा बम ही छोड़ रहे हैं इजराइल के ऊपर, और निंदा बम से कुछ नहीं होता, निंदा बम से कुछ नहीं होता जब तक आप कोई ठोस एक्शन लेने के ऊपर बातचीत ना करें। ऐसा नहीं कि जो है इजराइल जो है सबकी बातों को दरकिनार कर देगा, नहीं, दुनिया सबकी सुनती है, थोड़ा बहुत भी सुनती है, लेकिन यहां पे जो एक दिखानी चाहिए थी, यूनिटी दिखानी चाहिए थी ओआईसी में, वो नहीं दिखाई गई। तो ये हाल है जो ये मुस्लिम नाम नेहाद जो मुस्लिम हुकूमत है इनकी। ऑटोमन एम्पायर खत्म भी इसीलिए हुआ क्योंकि उसके साथ गद्दारी की गई। अपने अपने सरों पर ताज रखने के लिए बहुत से जो आप छोटे छोटे अरब कंट्रीज में आप देख रहे हैं, देश देख रहे हैं, इनके पुरखों के पास आप जाएं, पूर्वजों के पास जाएं आज से 100 साल पहले, तो आपको ये पता चलेगा कि इन लोगों ने किस तरह के कांड किए ताकि जो है इनको टुकड़ों में बांटा जा सके पूरे अरब्स को, और ये लोग अपने अपने खानदानों को लेकर के एक हुकूमत चला सकें, बादशाहत चला सकें। और बादशाहत चल रही है। अरब कंट्रीज के ज्यादातर ने जो है वो ऑटोमन्स के साथ, जो उस वक्त की तुर्क हुकूमत हुआ करती, तुर्कियों की हुकूमत हुआ करती थी, जिसको ऑटोमन्स का मतलब आप समझ सकते हैं कि ऑटोमन्स तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं उस्मानी सल्तनत, अरबी में बोलते हैं दौलतुल उस्मानिया, उर्दू में बोलते हैं खिलाफत उस्मानिया। अब आप लोगों को शायद समझ में आया होगा कि मैं ऑटोमन जो बोल रहा हूं वो क्या चीज था। ऑटोमन का मतलब ही है खिलाफत उस्मानिया, जो पूरी दुनिया में खिलाफत हुआ करती थी मुसलमानों की, सबसे बड़ा जो है वो एक एम्पायर हुआ करता था टर्किश का, टर्क एम्पायर। तो उस एम्पायर से ये अलग होना चाहते, छटपटाहट होना चाहते थे, क्योंकि इनकी अपनी चलती नहीं थी, अपनी मनमर्जी कर नहीं पाते थे। तो इन्होंने जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ही जो है सीधे तरीके से जो है अमेरिकन का, ब्रिटिशर्स का साथ मिलकर के खूब इन्होंने ढोल पीटे और बगावत की अपने अपने इलाकों में। इवन खुद मदीना मुनव्वरा, मदीना शरीफ में जो है बहुत सी मुस्लिम फैमिलीज का जो विरोध कर रहे थे इनकी हरकतों का, उनका मर्डर किया गया, जेनोसाइड किया गया इन्हीं अरब हुक्मरानों के जरिए। उसके बाद टर्क जो है वो अपने इलाके में लौट गए। जो मूल आप तुर्की का एरिया देख रहे हैं, तुर्की इस्तांबुल का, वहां वो लौट गए, कहे कि भाई आपको ये सब कुछ नहीं करना, आपको अगर ये चाहिए, अगर आपको हुकूमत चाहिए तो ये लो, चाबियां लो, आप हुकूमत करो, लेकिन बर्बरियत मत करो। तो वो हिस्ट्री थी टर्क्स की, तुर्क की, और ये हिस्ट्री थी अरब्स की। इसके साथ ही फलस्तीन की भी हिस्ट्री रही है। फलस्तीन शुरू से मुसलमानों के हाथ में नहीं आया। इस्लाम के आने से 550 साल पहले, यानी 550 साल पहले जो है, जो वहां की यहूदी आबादी थी फलस्तीन से, उनको जो है हटा दिया गया था, जो उस वक्त के रोमन एम्पायर हुआ करते थे। उन लोगों ने उनसे पटा नहीं, उन लोगों ने इन्हें भगा दिया था, निकाल दिया था। 550 साल जो डायस्पोरा जो खत्म हुआ, बड़ा लंबा डायस्पोरा बोलते हैं, जो अंतराल था अपने इलाके से हटने के बाद, उसके बाद वहां पे जो है रोमी एम्पायर थी, रोम की जो सल्तनत हुआ करती थी वो एम्पायर थी, जिसे
मुसलमानों के जो सेकंड कैलिफ थे, खलीफा, हजरत उमर बिन खत्ताब, खत्ताब उनके वालिद का नाम, पिता का नाम हजरत उमर। तो हजरत उमर चूंकि उस वक्त एक बोल्ड पावर हुआ करते थे और इस्लाम के सेकंड कैलिफ थे वो, तो उन्होंने जो है उसको जीता सन 637 ईस्वी में। अगर मैं डेट गलत ना हो तो 637 ईस्वी में उस फलस्तीन पे जो है फतह पाई गई और उसकी चाबी जो है रोमियों ने, यानी जो क्रिश्चियन हुआ करते थे। देखिए मुसलमान दुश्मन बाद में है, सबसे पहले दुश्मन तो जो है वो जूस के अगर सबसे ज्यादा अगर दुश्मन कोई है तो वो तो क्रिश्चियंस थे। तो उन लोगों ने जो है बकायदा एक शर्त के साथ, मैं इसके बाद एक एपिसोड बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि क्या हुआ था उस दौर में, तो बकायदा उनको दिया गया, चाबियां दी गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद दुनिया भर में तमाम हमले हुए, फिर मुसलमानों के हाथ से बैतुल मुकद्दस निकल गया, फलस्तीन निकल गया, फिर वापस जो है क्रिश्चियंस के हाथ में चला गया। तो अरबों की जो ताकत थी वो खत्म हो चुकी थी और ये तय वक्त पर जो है जिन लोगों ने खिदमत की बैतुल मुकद्दस की, उनमें शुमार बहुत से लोग हैं। तो अरबों की ताकत तो उसी वक्त खत्म हो गई थी। और उसके बाद फिर कौन आया, एक कुर्द खून आया, कुर्दिश ब्लड जिसे आप कहते हैं, ताकत। और अरब वो नहीं थे, कौन थे, सलाहुद्दीन अय्यूबी। सलाहुद्दीन अय्यूबी एक कुर्दिश गर्म खून, उसने जो है फतह किया, उन्होंने फतह किया। और फतह इसलिए नहीं किया क्योंकि वो मुस्लिम थे, फतह इसलिए किया बल्कि उनके हाथ में पावर थी, उनके पास जो है ताकत थी, उनके पास बैटल आर्मी थी, उनके पास उस वक्त अच्छे घुड़सवार थे, जंगजू थे, जंग लड़ने वाले। एक एक जंगजू जो है 100 पे भारी पड़ जाया करते थे, ऐसे लोग मौजूद थे, तो इसलिए वो जीते। और दूसरी बात थी यूनिटी, किसी चीज को जीतने का जुनून। आप कमजोर हैं ठीक है, लेकिन अगर जुनून है आपके पास तो आप हरा सकते हैं किसी के ऊपर गालिब हो सकते हैं। तो ये जुनून थी सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास, और लोगों के पास नहीं थी। ये झुनझुना जो आईसी में बजाया जा रहा है ये मुस्लिम का आदत नहीं है। उसके बाद भी आप देखिए, उसके बाद भी जो है मुसलमानों के हाथ से फलस्तीन निकल गया, बैतुल मुकद्दस चला गया। तो फिर किसके हाथ में आया, उसके बाद फिर हाथ में आया तुर्कों के, टर्किश के, जो 600-700 साल तक आपने देखा ये था। बहुत कोशिश की गई पैसे देकर और लालच देकर के जो है अब्दुल हमीद दोम सेकंड को लालच दी गई कि भाई आप जो है यहूदियों को बसने की आजादी दो, परमिशन दो। लेकिन उन्होंने परमिशन नहीं दिया। और परमिशन क्यों नहीं दिया वो भी मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा, इसमें नहीं बताऊंगा। उसके बाद जो है कैसे खिलाफत उस्मानिया टूटी, वो हिस्ट्री है, पूरी दुनिया आप उसको जानती है और अभी भी आप जानते हैं। तो जो थोड़े बहुत पर्दे हैं आंखों से हटाइए। मैं हूं, चाहे पूरी दुनिया हो, चाहे इवन कोई भी हो, वो अगर रिस्पेक्ट अगर करते हैं अरब कंट्रीज का, तो इसलिए नहीं क्योंकि वो अरब्स हैं, इसलिए कि मुसलमानों के जो पाकीज़ा मकामात हैं, चाहे हरम शरीफ मक्का जिसे आप बोलते हैं, काबा शरीफ वो हो, चाहे मदीना में मस्जिद नबी पैगंबर की जो मस्जिद है, आप उनको मान सकते हैं इसके वजह से। वरना और किसी मामले में जो है कोई सऊदी अरब का अंधभक्ति नहीं करता। तो ये चीजें हैं, तो ये हिस्ट्री का मौजू है। मैं आपको धीरे धीरे मैं बताना चाहूंगा, एक ही एपिसोड में तो मैं आपको टोटल नहीं बता दूंगा। आगे जो मैं कोशिश करूंगा वो हिस्ट्री बताने की कि कैसे किसके किसके हाथ में रहा, कितने दिनों तक रहा और कितने खून बही इसके लिए। और एक ऐसा भी दौर आया था शुरू में कि जब बिना खून बहाए ही बैतुल मुकद्दस यानी फलस्तीन जेरूसलम मुसलमानों के हाथ में आया था, वो भी मैं बताऊंगा आपको। उस एपिसोड का आप इंतजार करिएगा। फिलहाल कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि नॉलेजेबल वीडियोस भी हमारे पास आते हैं न्यूज के अलावा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। जय हिंद।